हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज लेकर आया हूँ रीट भर्ती परीक्षा 2021 मॉक टेस्ट फर्स्ट, जिसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चनों को करने के बाद पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इन हिंदी के 30 क्वेश्चनों को ढंग से देखें। आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपने 30 क्वेश्चनों में से 25 प्लस कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके रीट भर्ती परीक्षा में 28, 29, 30 इनमें से अंक आएंगे। और यदि आपने 20 प्लस कर दिया तो आप 25 क्वेश्चन उसमें निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है। भाषा क्या है। पहला क्वेश्चन है, भाषा क्या है। बताएं इसका जवाब क्या होगा। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। बताओ क्या है भाषा। हाँ, भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, एक अर्जित संपत्ति होती है। ये अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यह पैतृक संपत्ति नहीं होती, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा साधन है और साध्य दोनों हैं। भाषा कैसी होती है, यादृच्छिक होती है, और भाषा नियमबद्ध रूप से होती है, एक नियमित रूप से व्यवस्था होती है। तो अब इसमें मिल रहा होगा आपको, भाषा एक नियमित व्यवस्था है। तो ध्यान रखना कैसी है भाषा। पहला अर्जित है, भाषा अर्जित होती है, भाषा पैतृक नहीं होती और यादृच्छिक होती है। तो ध्यान रखना आपका आंसर इसमें सी होगा। कौन सा होगा, सी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं। भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान अभ्यास पर की होनी चाहिए, मतलब अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए। आधारित कर लेना इसमें, या साधन है या साध्य है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो क्या होती हैं। भाषा को सीखने का एकमात्र संस्थान होता है क्या अभ्यास पर आधारित होती हैं, क्या साधन होती हैं, कि साध्य होती हैं। तो आपका बताएं इसमें क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा सी, यह एक साधन होती हैं। क्या होती हैं, साधन होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किससे किया जाता है। खंडान्वय पद्धति में, ध्यान रखना, खंडान्वय प्रणाली में, ये तो पता होगा। खंडान्वय जो होती है वो किसकी पद्धति होती है, गद्य की पद्य की किसकी होती है। खंडान्वय किसकी होती है, ये पद्य की होती है। किसकी, पद्य वाक्य की। तो खंडान्वय जो पद्य वाक्य की होती है उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट नंबर बात तो ये पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि होती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, खंडान्वय। दूसरी बात यह है कि इसको प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रश्नोत्तर द्वारा। फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट बता देता हूँ, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, इसी में बता देता हूँ। इसे सामूहिक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। यह श्लोक के मूल भाव पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, मूल भाव पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निबंध शिक्षण का क्या उद्देश्य है। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन, निबंध शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य बता भाई, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति का विकास होता है,
लोकोक्ति मुहावरों का ज्ञान होता है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसके अलावा और बता देता हूँ, इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। किसका? कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इसमें स्थायी साहित्य का सृजन होता है। स्थायी साहित्य का सृजन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आगमन विधि पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है? देखो हिंदी की आगमन विधि पूछा है इसमें। किसकी? हिंदी की आगमन विधि। तो आपका आंसर क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या आंसर होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चों को इसका पता ही होता है। आगमन निगमन विधि इस इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं आगमन निगमन। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर निरीक्षण किया जाता है, फिर नियमीकरण, फिर सत्यापन होता है। सबसे पहले क्या होगा? उदाहरण। क्या होगा? उदाहरण। उदाहरण के बाद क्या होगा? निरीक्षण। क्या होता है? निरीक्षण। कभी कभी इन पॉइंटों को पूछ लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा? नियमीकरण। और नियमीकरण के बाद फोन नंबर फिर होता है सत्यापन। क्या होता है? सत्यापन। तो ध्यान रखना, ये आगमन विधि होती है। इसमें ज्ञान बिल्कुल एकदम स्थायी प्राप्त होता है, रटने पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये उच्चतर स्तर के जो लाभदायक नहीं है उच्चतर क्लासों के लिए, ठीक है नहीं। इसके अलावा इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ज्ञान से अज्ञान की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, 3 सूत्रों का उपयोग होता है। तीनों सूत्रों को ध्यान रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीनों सूत्रों को विशेष ध्यान रखना। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 6वां क्वेश्चन, कुत्ते के भौंकने की आवाज से मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनेगा? कुत्ते के भौंकने से मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है? तो देखो भाई, दृश्य बिंब तो नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? श्रुति बिंब। कौन सा बनता है? श्रुति बिंब। तो ध्यान रखना, कुत्ते के भौंकने पर कौन सा बिंब बनेगा? श्रुति बिंब। क्योंकि दृश्य बिंब तो इस प्रकार से बनता है जैसे घर में रखी जाने वाली वस्तुएं जिनको दृश्य बिंब कहा जाता है, या किसी का नाम बोलने पर आपके दिमाग में बिंब बन जाए तो उसे श्रुति बिंब कहते हैं। और उन बिंबों के बारे में आपके दिमाग में विचार आना शुरू हो जाए, जैसे गाय दूध देती है तो ये विचार बिंब होता है, ठीक है नहीं। और जैसे कहा कि गाय हमारी माता है, उसके प्रति भाव प्रकट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भाव बिंब कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7, सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? सबसे ज़्यादा अच्छा सिखाने में किसका महत्वपूर्ण होता है? हमें कुछ चीज़ को सीखना है तो क्या होगा? बोलने में, सुनने में, देखने में, अनुकरण करने में। तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा? बताएं जी। आंसर होगा सुनने में। सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? सुनने का होता है। किसका होता है? सुनने का होता है, ठीक है क्या नहीं। किसका होता है? सुनने का। विशेष ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले वैसे आपको बताया गया होगा कि जो कौशल होते हैं सबसे पहले कौन आता है? सुनना आता है। कौन सा आता है? सुनना। सुनने के बाद फिर कौन आता है? ये एक क्रम होता है। सुनने के बाद फिर आता है बोलना। क्या आता है? बोलना। और बोलने के बाद फिर क्या आता है? पढ़ना। क्या आता है? पढ़ना। और पढ़ने के बाद क्या आता है? लिखना। लिखना सबसे लास्ट पर आता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आप, मोंटेसरी ने क्या किया था? लिखने को पढ़ने से पहले ले लिया था। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये मोंटेसरी के अनुसार है। उसके अलावा जो हमारा सही क्रम होता है वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है, ठीक है नहीं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला दे रखा है। 8वां क्वेश्चन है, उत्प्रेरक प्रेरक से अभिप्राय है। देखो शिक्षण विधि का ये 8वां क्वेश्चन, उत्प्रेरक प्रेरक से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान रखना, उत्प्रेरक, जो हमें उत्प्रेरक कौन करेगा? पुनरावृत्ति करेगी, प्रस्तुतिकरण करेगा, प्रस्तावना करेगी, क्या उद्देश्य करेगा या अपेक्षित परिवर्तन। तो ध्यान रखना भाई, इसमें कौन करेगा? प्रस्तावना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रस्तावना ही हमें क्या करती है? उत्प्रेरक करती है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नवा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। नवा क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रियां शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना भाई, ज्ञानेंद्रियां शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण के लिए? जी बताएं, जल्दी फास्ट बताएं इसका आंसर। ऑप्शन ए किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, दूसरा मोंटेसोरी पद्धति, तीसरा पूर्व बुनियादी और चौथा जो दे रखा है वो है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा आपका मोंटेसोरी। कौन सा होगा? मोंटेसोरी पद्धति। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मोंटेसोरी पद्धति। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बिल्कुल से आधुनिक, इसमें आधुनिक लगा लेना। आधुनिक, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किसे कहा जाता है? दे रखा है J.A. स्टीपर, रूसो, मोंटेसोरी, फ्रॉयड। क्या होगा इसमें? इसमें आपका आंसर होगा J.A. स्टीपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वाचन के बिना मनुष्य कैसा दिखाई गया है? मतलब जो वाचन नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है, तो मनुष्य कैसा दिखाई देता है? दानव के समान, जीवन के समान, या सभी के पशु के समान? आपका आंसर होगा पशु के समान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों को व्यक्त करना, विचार शक्ति में वृद्धि करना। देखो इसमें गद्य शिक्षण का पूछा है, तो ध्यान रखना आप। तो क्या होगा इसमें? फास्ट बताएं। क्या उपयुक्त दोनों? तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। इसके अलावा और बता देता हूं मैं, शुद्ध उच्चारण करना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। क्या करना? शुद्ध उच्चारण करना। इसके अलावा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना, शब्द भंडार और सुक्ति भंडार में वृद्धि करना। ये गद्य शिक्षण के क्या हैं? उद्देश्य। इनके अलावा ध्यान रखना विशेष, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, भाषिक तत्वों जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना और शब्द भंडार, सुक्ति भंडार में वृद्धि करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशुद्ध उच्चारण का कारण हो सकता है, बताएं इसमें सभी। हाँ दोस्तों बताएं इसमें अशुद्ध उच्चारण का क्या कारण हो सकता है? क्रोध में बोलना, भयभीत होकर बोलना, शब्दों को चबा चबा कर बोलना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी। इसी से अशुद्ध उच्चारण हो सकता है। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन। श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्यों करते हैं? देखो भाई, दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य सामग्री होती है और दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। जैसे कि टेलीविज़न है, टीवी, तो ये क्या है कि दृश्य भी और श्रव्य भी है। तो इन प्रकार की जो शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रयोग क्यों करते हैं? मनोरंजन के लिए, शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, आराम के लिए, कि नीरस बनाने के लिए? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए। आपका आंसर कौन सा होगा? बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शिक्षण विधि का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि शिक्षण विधियों के सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं और ग्रामर के भी 15 क्वेश्चन आते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि से सही सम्मिलित नहीं है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरा चांस है। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि होती है, बिल्कुल सही है। पद्य शिक्षण की खंडान्वय पद होती है, बिल्कुल सही है। रचना शिक्षण की प्रबोधन होती है, बिल्कुल सही है। नाटक की प्रक्षेपण विधि नहीं होती, क्योंकि नाटक की जो होती है वो रंगमंच विधि होती है। कौन सी होती है? रंगमंच। तो ध्यान रखना भाई, कौन सी होती है? रंगमंच अभिनय विधि। इसमें खर्च अधिक आता है, लेकिन ये नाटक शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है हिंदी की तरफ से, ठीक है नहीं। जबकि संस्कृत की तरफ से देखें, नाटक में उद्बोधन विधि भी आ जाती है। कौन सी आ जाती है? उद्बोधन, संस्कृत के हिसाब से, विशेष ध्यान रखना। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारी ग्रामर का क्वेश्चन है 16 वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है? कौन से शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख के बताएं। इसमें एक प्रत्यय पूछा है, देखो अर्जित तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। आत्मिक में एक प्रत्यय है, ऐतिहासिक में नहीं है क्योंकि जी ऐतिहासिक लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए था? ऐतिहासिक, क्योंकि जब कभी भी एक प्रत्यय लगता है तो जो फर्स्ट नंबर का जो वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ई और ए होने पर ए हो जाता है, और ऊ होने पर ऊ और ओ होने पर औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ। और आ होने पर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ कि जब छोटा आ होता है सा में तो वो क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा आ। जैसे मनस प्लस एक तो हो जाएगा मानसिक। जो छोटा आ लगा हुआ है बड़ा हो जाएगा मानसिक। क्या हो जाएगा? मानसिक। दूसरा होता है इसी प्रकार से, देखें भाई, दूसरा होता है जैसे ई आ गया या ए आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। जैसे मैंने बोला इतिहास, क्या बोला? इतिहास, और इतिहास में लगा दिया एक तो क्या हो जाएगा? ये ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक और बता देता हूँ। जैसे ऊ आ गया, बड़ा हुआ है, छोटा ऊ हो, चाहे ओ हो या बड़ा ओ हो, तो इनका क्या हो जाता है? औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। जैसे आपके पास आ गया भूगोल, क्या आ गया? ये भूगोल, और भूगोल में लगा दिया आपने एक। ध्यान रखना इनके साथ एक प्रत्यय लगेगा तभी ऐसा होगा, तो आपका हो जाएगा भौगोलिक। क्या हो जाएगा? ये भौगोलिक। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही मोस्ट। इससे बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले तरीका मिलता है। अगला भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इस हाथ से लेना और उस हाथ से नहीं, इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखो भाई, तुरंत फल पाना, फलन नहीं है, फल पाना, तुरंत फल पाना, तुरंत चले जाना, पहुंच जाना, जल्दी जल्दी बोलना। इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, तो भाई इसका बताओ क्या हो सकता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तुरंत फल पा जाना। क्या होगा? तुरंत फल पा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रसगुल्ला में समास कौन सा है? तो बताएं, तत्पुरुष समास, द्विगुण समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। जय, आपका आंसर लॉक कर दिया जाए। ए आंसर बिल्कुल राइट हुआ, तत्पुरुष समास। रस में डूबा हुआ गुल्ला, क्या होता है? रस में डूबा हुआ गुल्ला। जैसे पकौड़ी है, रसगुल्ला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। बैलगाड़ी है, ऊँट गाड़ी है, इसमें से ऊँट पटांग है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कौन सा कारक है? ये कारक बताना है भाई। मैं किताब से, कर्ता ने कर्म को करण से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 30 में से मीडियम लेवल के आते हैं, कुछ इजी आते हैं, कुछ हाई लेवल के आते हैं। ठीक है नहीं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चनों में से था। अगला क्वेश्चन 20, उन्नति का विलोम क्या होगा? प्रगति, दुर्गति, अवनति, उपकार। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, अवनति। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अयादि संधि किसमें नहीं है? गायक में, रवि में, पावन में, उपेक्षा में। सभी को पता होगा भाई अयादि संधि क्या होती है। अयादि संधि होती है जिससे गायक का विच्छेद करेंगे तो गै प्लस अक होगा। क्या होगा? गै प्लस अक। रवि है, जैसे रवि दिख रहा होगा भाई, इसमें तो रऊ प्लस ई, मतलब जब इसमें जब ए का आ से मिलता है, जब ए का असमान से मिलेगा तो बनता है आया। क्या बनता है? आया। और जब बड़ी ए से मिलता है तो बनता है आया। ठीक है क्या नहीं? और यदि ओ से मिलेगा तो बनेगा अब, और बड़े औ से मिलेगा तो क्या बनेगा? आब। क्या बनेगा? आब। लेकिन इस रवि में दे रखा है वो ई हट गया इसमें से, क्योंकि रब प्लस ई छोटी, तो रब
तो वावन को तोड़ना है इसमें से अब, तो टूट जाएगा तो ओ हो जाएगा, रो प्लस ई, अर्थात क्या हो गया ये रवि हो गया। पावन की बात करें हम भाई, पौ प्लस अन, क्या होगा पौ प्लस अन, उपेक्षा नहीं है, तो ध्यान रखना तीनों में कौन सी संधि है, आयादि, इसमें आदि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें उपेक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ का उल्लू, ये क्वेश्चन इसे काठ हट गया है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। काठ का उल्लू होना, बुरे आचरण करना, अत्यंत मूर्ख होना, बदरंग दिखाई देना, सोच समझकर जवाब देना, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें अत्यंत मूर्ख होना, क्या होगा अत्यंत मूर्ख होना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 वाला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा है, वाक्य शुद्ध पहचानना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, जब कृपा यहाँ आ गया तो कृपा, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा, ये भी है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, तो देखो भाई ये गलत है, इसमें से ये भी गलत है और ये भी गलत है, आपका आंसर क्या होगा सी होगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कम बोलने वाला कहलाता है, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, मितवासी कहते हैं, क्या कहते हैं मितवासी। अधिक बोलता है अतवासी, अच्छा बोलता है मधुर बोलता है मृदुवासी, ठीक है नहीं, छोटे स्तर से बोलता है तो उसे लघुवासी कहते हैं, स्तर कम होना चाहिए, ये कम बोलने वाला होता है। तो कौन सा क्रम सही नहीं है, अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रम सही नहीं है। कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है, पुरुषोत्तम बहुब्रीहि समास बिल्कुल गलत, अपादमस्तक अव्ययभाव बिल्कुल सही, मंदबुद्धि कर्मधारय तत्पुरुष समास बिल्कुल सही, तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। कौन सा क्रम सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें बी होगा। बता देता हूँ कैसे होगा। कर्मनिष्ठ, देखो भाई कर्म में निष्ठ है, कर्म में निष्ठ मतलब कर्ता ने अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। पुरुषोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ है या उत्तम है, तो इसमें भी तत्पुरुष ही होगा, पुरुषों में श्रेष्ठ है। मंदबुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी अतः मंद बुद्धि वाला है जो, तो इसमें वो कर्मधारय तत्पुरुष समास। अपाद मस्तक में अव्ययभाव समास, सिर से लेकर के पैर तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26, निर्जीव का अर्थ क्या है, नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव, जीवत रहित, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा जल्दी बताएं फास्ट। जीवन रहित, क्या होगा जीवन रहित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्षा हो सकती है कौन सा काल है, वर्षा हो सकती है तो ये कौन सा होगा, हो सकती है संभाव्य वर्तमान काल, कौन सा होगा संभाव्य वर्तमान काल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्त्रीलिंग का उदाहरण क्या है, सोना, चांदी, कांसा, एल्युमिनियम, क्या होगा चांदी होगी, क्या होगी चांदी। इसमें दे रखा है कि जल का किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं बदलता है, वचन और लिंग दोनों ही नहीं बदलते हैं, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा सी होगा, इसमें चांदी होगा संभाव्य वर्तमान काल। और चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, इधर क्या देख रहे हो उधर कुछ नहीं है, इधर उधर आ गया, तो कौन सा वाक्य होगा ये, कौन सा होगा क्रिया विशेषण। कभी भी जब तब इधर उधर इस तरह से आ जाए जैसे तैसे, तो आपका क्या होगा क्रिया विशेषण। और यदि किसी में की आ जाए, जैसे मालिक ने कहा कि घंटी बजा दो, तो इसका मतलब क्या हो गया संज्ञा उपवाक्य। विशेषण में क्या होता है, यह वो घड़ी है जो कल खो गई थी, जो जिसे ऐसे आ जाए तो वो क्या होता है विशेषण होता है। किंतु परंतु आ जाए तो वो कौन सा होता है संयुक्त होता है। साधारण आ जाए कि मोहन जाता है तो वो सरल वाक्य होता है। और ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो किस में आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। इस तरह के ये आपके रहे 30 क्वेश्चन। अब आपको पता चलेगा वो कि आपकी तैयारी किस प्रकार से या कितनी बनी हुई है। इस प्रकार के और मॉक टेस्ट और सब्जेक्टों के प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देवा फौजदार सर से आप जुड़े रहें और कमेंटमेंट करें। तो ध्यान रखना,
मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें प्रत्येक से 30 क्वेश्चन, तो आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार से साइंस, मैथ, SST सभी सब्जेक्टों के होने के बाद आप अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल से। जय हिंद।